हेलो हेलो। ये वाला चालू है ना? हेलो। गुड इवनिंग। हेलो भाई, सभी को, ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ फिर, फटाक से जुड़ जाओ, उसके बाद बात करते हैं आगे चल के, ठीक है? आप तेजी से पहले आप लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर इसके बाद हम आगे तेजी से बात करते हैं आगे चल के, ठीक है? फटाफट जुड़ जाओ यार। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाक से जुड़ जाओ भाई, उसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे की तरफ, ठीक है? चर्चा करते हैं आगे की तरफ। अब पहले जुड़ जाओ, जुड़ जाओ फटाक से सभी के सभी, तुरंत, तुरंत जुड़ जाओ। फिर हम आगे की बातों पे चर्चा करने वाले हैं। जुड़ गए भाई? सब जुड़ गए? कल की बातें सबको पता है? कल की बातें सबको पता है भाई? कल की बातें सबको पता है? जुड़ गए? कल की बातें सबने देख लिया था भाई, कल सभी ने। सर मैं न्यू ज्वाइन किया है। निकिता कुशवाधन, भाई आपका स्वागत है। जो भी नए नए जुड़े हैं वो सभी का स्वागत है, और पुराने वाले का भी स्वागत है। सभी लोगों का, एक्चुअल कह सकते हैं, ओवरऑल सभी का स्वागत है। हाँ, 30 आंसर आया है। क्या था भाई, एक बार क्वेश्चन मुझे लिख दो। एक बार मुझे, हाँ प्रणाम भाई प्रणाम। एक बार क्वेश्चन मुझे लिख दो रिटेन में, मैं फिर उसका क्वेश्चन को निकाल के दिखा दूँ आपको। क्वेश्चन निकाल के मैं दिखा दूँ, पहले आप एक बार लिख दो। एक बार मुझे लिख के दे दो भाई क्वेश्चन को। एक बार मेरा क्वेश्चन लिख दो। कल वाला जो होमवर्क दिया हुआ था शायद आज की पीडीएफ में है नहीं, ठीक है? आज के पीडीएफ में है नहीं, नहीं नहीं है भाई। आज के पीडीएफ में है नहीं, तो आप एक बार क्वेश्चन मेरा लिख दो। मैं आपको क्या कर देता हूँ, फटाक से उसका आंसर कर देता हूँ। फटाक से उस चीज़ का आंसर कर देता हूँ यदि आप लिख दोगे तो। फटाक से लिखिए भाई। फटाक से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए मेरा, फिर मैं आपको आंसर लिख के दिखा देता हूँ। सभी को गुड इवनिंग। या फिर मैं आगे बढ़ूँ, क्वेश्चन हो गया था आपका, तो मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहे कल के किसी को। कल का पीडीएफ अपलोड नहीं होगा, लेकिन आपने होमवर्क तो लिखा होगा। होमवर्क लिखा होगा तो आप फटाक से उस चीज़ को लिख दो, मैं फटाक से उसका आंसर बता देता हूँ। किसी को आ रहा है भाई? दिख रहा है, या फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ? फटाक से बताओ, किसी के पास है? हाँ, एक बंदा आया। हाँ, अदिति सिंह, मनीषा। हाँ, क्या था? कोबाल्ट था, NH3 था, होल थ्राइड, Cl3। ठीक है, इसका EAN निकालना है। क्या निकालना है? एक मिनट, एक मिनट, आप जरा होल्ड करना तो। एक मिनट होल्ड भाई। एक मिनट होल्ड। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। क्या निकालना है? EAN निकालना है, ठीक है? तो आप जानते हो इसका क्या निकालना है। पहले आपको परमाणु क्रमांक लिखना होगा। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक क्या होता है? आयरन के बगल ही में होता है। आयरन क्या होता है? 26 होता है। उसके बाद क्या होता है? कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट 27 होता है। और निकिल क्या होता है? 28 होता है। और जस्ट बगल में क्या होता है? कापर होता है, 29 होता है। फिर उसके बाद Zn होता है, 30 होता है। ये तो सभी को पता है। इधर क्या होता है? Mn होता है, 25 होता है। फिर उसके बाद क्रोमियम होता है, 24 होता है। फिर क्या होता है? वेनेडियम, 23 होता है। फिर उसके बाद, सॉरी, टाइटेनियम होता है, उसके बाद वेनेडियम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है वहाँ पे। आपने तो क्या होगा भाई, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 27 हो जाएगा। तो 27 हो जाएगा, और इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो आपको क्या करोगे भाई? कोबाल्ट का X मान लोगे, प्लस में NH3 का क्या होता है? 0 होता है, 0 गुणे 3 हो जाएगा। प्लस में क्लोरीन का -1 होता है, गुणे
3 हो जाएगा बराबर क्या होगा 0, क्योंकि कुछ नहीं दिखाई दे रहा 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा -3 बराबर 0, क्योंकि 0 हो जाएगा। x बराबर +3 आएगा। इसका मतलब क्या आएगा -3 कर देंगे प्लस NH3 क्या है भाई, NH3 आपका है क्या है, लिगेंड है एक दंतु का। तो एक दंतु के लिए 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 प्लस में क्योंकि ये भी तो लिगेंड है इसके साथ में, तो 2 गुणे 3 कर देंगे। यानी टोटल हम 6 गुणे 2 गुणे 6 भी कर सकते थे। ठीक है, 2 गुणे 6 भी कर सकते थे। इसका मतलब क्या आएगा 27 में से 3 गया 24 बचा। 24 प्लस में ये क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12, जोड़ेंगे 6 आएगा और 3 36 आएगा। कितना आएगा 36 आएगा। किसी का आया था भाई, किसी का 36 आया था भाई। हाँ भाई बहुत बढ़िया, किसी का 36 आया था भाई। अरे अतुल यादव अभी से क्लास चल रही है, अभी से क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी से क्लास चल रही है। अरे पहला अभी तो चल ही रहा है यार। चलो ये बात सबको समझ में आ गई। 36 होगा, कितना होगा 36 आएगा, सबको समझ में आ गया। 30 आंसर नहीं आएगा सचिन भाटी, 30 नहीं आएगा बेटा, 30 नहीं आएगा लाल, 30 नहीं आने वाले, 36 आने वाले। क्या है 36 आने वाले हैं। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, अब हमें चलना है हमें चलना है वर्नर सिद्धांत की ओर चलना है। किधर चलना है भाई, वर्नर सिद्धांत एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजक यौगिक के लिए सबसे पहले नियम दिया था। क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने ही नियम दिया था और बताया था कि किस तरीके से सहसंयोजी यौगिक की संयोजकता या फिर कह सकते हैं क्या चीजें कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ होती है। एक बार क्लियर कर दो सभी को, पीडीएफ दिखाए, ये चीजें दिखाई दे रही कि नहीं, स्क्रीन की चीजें मुझे आपको शो हो रही है कि नहीं हो रही है। फटाक से एक बार आप लोग मुझे क्या कर दिए, श्योर कर दीजिए भाई, एक बार मुझे श्योर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहे हैं भाई, आप मेरे स्क्रीन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे स्क्रीन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा तो हमें फटाक से बता दो। हाँ अनिल गौड़ आप बता सकते हो भाई, पूछ सकते हो क्वेश्चन आपका जो भी। अनिल भाई, अनिल जी आपका जो भी क्वेश्चन आप मेंशन कर दो, मैं जवाब जरूर दे दूंगा, जवाब जरूर दे दूंगा भाई, आप मेंशन कर दो। हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए तो बोला क्या है, इसने बोला है कि उप सहसंयोजक यौगिक का वर्नर सिद्धांत के गुण, प्राथमिक व तथा द्वितीयक संयोजकता का उदाहरण और सीमाएं, सारी चीज यहाँ पर दिया हो जो हम पढ़ने वाले यहाँ पर। ठीक है, देखो वर्नर ने एक सिद्धांत दिया था जिसे वर्नर सिद्धांत कहते हैं उप सहसंयोजक यौगिक के लिए। इन्होंने इसमें सिद्धांत देते वक्त एक बात ध्यान दिया था, एक बात बोला था कि जो उप सहसंयोजक यौगिक है ना, उनकी संयोजकता जो होती है 2 तरीके से होती है। एक को कहते हैं प्राथमिक संयोजकता, एक को कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। बात समझ गए, तो उन्हीं की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है उप सहसंयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत, जो हेडिंग है अपना हेडिंग यही है। तो बोला है उप सहसंयोजक यौगिक की संरचनाओं के संबंध में वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर सिद्धांत कहते हैं। यानी कि वैज्ञानिक थे और अल्फ्रेड वर्नर ने एक सिद्धांत दिया था। यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट है तो लिख लेना इस चीज को। वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने, यहाँ पर ऐड कर लेना, ने एक सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत दिया था जिसे लिखने के बाद ये आ जाता आपका वर्नर या फिर वर्नर सिद्धांत, यहां से लिखना है इसको। हाँ चलो, ने सिद्धांत दिया था जिसे सिद्धांत या वर्नर सिद्धांत कहते हैं। वर्नर एक मिनट, इस चीज को जिसे वर्नर सिद्धांत, इसके बाद प्लस करके यहां से और यहां से लाके इसको जोड़ देना। ठीक है, वर्नर सिद्धांत कहते हैं। बात समझ गए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा कोई बात नहीं, आप ऐड कर सकते हैं इस चीज को, क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो। बात समझ गए। अभी तो ये झलकियां हैं इसकी, क्या है झलकियां, मेन चीज आने वाली है। ये इनके सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें हैं उन्हीं को हमें समझना है। क्या करना है, उन्हीं को हमें समझना है। पहली बात देखिए,
पहली बात इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख अवधारणाएं, क्या क्या अवधारणाएं, यानी कि इन्होंने क्या क्या बातें बताई थी। हाँ भाई पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल श्योर पीडीएफ मिलेगा। तो जो हैंडराइटिंग वाली जो प्रॉब्लम आपकी आ रही थी ना मेरे साथ, वो आपकी थोड़ी सी इंश्योर करने की बातें करने की। हाँ वर्नर एक हाँ वर्नर एक वो थे, साइंटिस्ट थे। CH3CHO प्लस में CuSO4 प्लस में NaOH प्रोडक्ट बाई CH3NaOH Cu2O प्लस में 3H2O फिर NaSO4 काउंट द ऑक्सीजन एटम। अरे गधा भाई अनिल भाई, ऑक्सीजन ही तो काउंट करने हैं। देख लेना इधर कितने, राइट साइड में कितने और लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजनों को देख के जोड़ दो। जहां पर ऑक्सीजन O लिखा है ना, ऑक्सीजन तुम्हारा अनिल भाई देख देख अनिल, तेरा जो तेरा कह सकते हैं कि तेरा वो है क्वेश्चन है, वो ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। अरे ऑक्सीजन जहां जहां वो दिखाई दे रहा है सबको जोड़ दो, जितने ऑक्सीजन दिखाई दे जोड़ दो। इसके नीचे जो भी संख्या लिखा होगा वो संख्या उसकी संख्या है वो। बात समझा? इतना इजी क्वेश्चन यार, इतना इजी क्वेश्चन है। अच्छा लिखने दे, हाँ हाँ लिख लो भाई, पीडीएफ में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्लीज बता दीजिए, भेज दिए हैं। चलो सब, हाँ हाँ मिल गया अनिल भाई, तेरा जवाब दे दिया मैंने, ठीक है। आप पीडीएफ कोशिश करेंगे कल तक, कल आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे कल या आज, जो पीडीएफ आज की आज अपलोड हो जाएगी, कल वाली कल अपलोड हो जाएगी और पीछे वाली भी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। देखिए इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं। क्या क्या उदाहरण है भाई? पहली बात, पहला इन्होंने पॉइंट बोला, उप सहसंयोजक यौगिकों में धातु में दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कौन सी धातु? हमें यहाँ पे जो धातु बोला ये केंद्रीय धातु परमाणु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? केंद्रीय धातु परमाणु की बात कर रहा है, ठीक है। अरे इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। बोला है उप सहसंयोजक यौगिकों में, जो यौगिकों में जो धातु होते हैं, बड़े वाले कोष्टक के अंदर जो भी मेटल है, ये मेटल दो तरीके से, क्या बोला, दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला बोला है प्राथमिक संयोजकता और दूसरा क्या बोला है? द्वितीयक संयोजकता। अब यही समझना है प्राथमिक संयोजकता क्या है। तो भाई बात करते हैं प्राथमिक संयोजकता की। तो प्राथमिक संयोजकता के लिए बोला है, प्राथमिक संयोजकता सामान्य रूप से आयनिक होती है। क्या होती है? ध्यान रखना, अभी मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो, बहुत ही ईजी है। ठीक है, हाँ इजी है। देख 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 भाई देख, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो ये मेटल है ना, ये मेटल सबसे पहले जो वर्णन नहीं दिया था इनके बारे में, तो कह सकते हैं इनसे, इन्होंने कहा जो ये मेटल है ना, ये धातु है ना, ये दो तरीके से संयोजकता प्रदर्शित करती है। एक को प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, दूसरे वाले को द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। देखो प्राथमिक संयोजकता जो होती है सामान्य रूप से आयनिक होती है तथा यह ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। इसका मान प्रत्येक धातु के लिए निश्चित नहीं होता, यानी बदलता रहता है। और प्राथमिक संयोजकता को रेखा यानी डॉटेड लाइन से दिखाते, किससे? डॉटेड लाइन द्वारा या डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहली बात इन्होंने बताया था ये। अब समझना, दोनों बात मैं लिख देता हूं, फिर आगे मैं समझा रहा हूं, इस चीज को लिख के समझा रहा हूं, मैं इस चीज को लिख के समझा रहा हूं। देखिए, और द्वितीयक संयोजकता में बोला इसने, द्वितीयक संयोजकता आयनिक नहीं होती है तथा यह उदासीन अणुओं अथवा ऋणायन आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। इसका मान प्रत्येक धातु के लिए निश्चित होता है। पहली बात, इसका जो मान होगा वो प्रत्येक धातु के लिए निश्चित होगा। तथा द्वितीयक बोला है, द्वितीयक संयोजकता संकुल यौगिकों में धातु की उपसंयोजन संख्या को दर्शाती है। ध्यान रखना, उपसंयोजन क्षमता संख्या मैंने बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर CN की संख्या मैंने निकालना सिखाया था। जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो उपसंयोजन संख्या को दर्शाती है। इसे सीधे लाइन में प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? सीधी लाइन में प्रदर्शित करते हैं। अब समझ लेना कि कहना क्या चाहता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूं, देख ले भाई, देख। जैसे मैंने CONH3 लिखा, NH3 का H6 Cl3 मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? Cl3 लिख दिया। तो एक बात ध्यान रखना, जो ये वाली धातु है, इस वाली चीज को वर्नर ने सबसे पहले इसी चीज को इस रूप में लिखा। किस रूप में लिखा था? देखना, जैसा जरा देखना भाई, जरा देख लियो,
देख ले, कार्बन क्या हुआ, CO कार्बो कह सकते हैं कोबाल्ट Cl3 इंटू क्या किया था इन्होंने, 6NH3 कर दिया था। क्या किया था, 6NH3 कर दिया था। इस तरीके से इन्होंने लिखने की कोशिश किया था। वर्नर ने पहले इसी तरीके से क्या किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दर्शाया था। सचिन भाटी ये क्या लिख रहे हो, इसका क्या करना चाहते हो ये बताओ मुझे, इसका क्या करना चाहते हो सचिन भाटी जो आपने लिखा हुआ है। एक बात ध्यान रखना सचिन भाटी, जो नाम जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम नाम लिख देना। Ag का पहले लिखना, फिर NH3 का लिखना, फिर उसके बाद Ag लिखना, फिर NH3 का Cn का लिख देना, काम हो जाएगा तुम्हारा। चल भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, बात समझे। इसका मतलब जो ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या आपकी प्राथमिक है। क्या है, प्राथमिक संयोजकता है। क्या है भाई, प्राथमिक संयोजकता, इन्होंने यही बताया था, ध्यान रखना। और ये वाली जो संख्या है वो है क्या, अपनी द्वितीयक, द्वितीयक संयोजकता, समझ गए, द्वितीयक संयोजकता। अब आपको पता है ये वाली जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, ये वाली निश्चित नहीं होती है। यानी यहाँ पर क्लोरीन 3 भी हो सकता है, कभी कभी बदल भी सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलते हैं। ये बात आप पहले से जानते हो। क्या करते हो, ये बात पहले से जानते हो। ये वाली संख्या यानी ये वाली संख्या आपकी नहीं बदलती है, ये वाली संख्या आपकी बदल सकती है, आगे पीछे हो सकती है। तो ये वाली जो होती है ये ऋणायन से क्या होती है, ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। ये वाली जो संयोजकता होती है ये ऋणायन द्वारा होती है, और ये वाली जो होती है वो लिगेंड के लोन पेयर से संतुष्ट होती है। क्या होती है, लोन पेयर से। इसीलिए बोला गया है कि द्वितीयक संयोजकता की जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो उसकी क्या करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि संयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है। बात समझे ना, संयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है। यही द्वितीयक संयोजकता की बात कर रहा था। तो इसमें पहचान लोगे कौन सी प्राथमिक संयोजकता, ये प्राथमिक हो गया, ये फर्स्ट हो गया, प्राइमरी हो गया, और ये क्या हो गए, जो 6NH3 है ये सेकेंडरी हो गया। क्या होते हो गए भाई, सेकेंडरी संयोजकता हो जाती है। सबको समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना बोल दे भाई, हाँ या ना बोल दे भाई, फटाक से बोल भाई, हाँ या ना। हाँ या ना बोल भाई, हाँ भाई बोल भाई, बोल भाई फटाक से, हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बता दे भाई, पहले बता दे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फटाक से बता देगा तो आगे बढ़ जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। सबको समझ में आ गया, यानी प्राथमिक संयोजकता आपकी क्या होगी, ये वाली होगी, और द्वितीयक संयोजकता ये जो संयोजन संख्या जो बताती है वो क्या होगी, अपनी प्राथमिक द्वितीयक होगी, और जो आयन द्वारा संतुष्ट होगी उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे प्राथमिक संयोजकता। बात समझ गए। इधर देखना, इधर देखना, जैसे कोई और ले लो, तो कि कोई और ले लो, कोई और ले लो भाई। जैसे मैं कोई और संख्या दिखा देता हूं, कोई और एग्जांपल दिखा देते भाई, कोई और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं तुम्हें। जैसे मैं कोई और एग्जांपल लूं, तो जैसे मैं कहता हूं, देखो देख भाई, देख भाई, NH3 Cl3। अब इसमें बता दे प्राथमिक संयोजकता कौन होगी भाई, प्राथमिक संयोजकता ये वाली संख्या होगी, और ये वाली संख्या क्या करेंगे, प्राथमिक, सॉरी ये प्राथमिक हो जाएगी, प्राथमिक हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, द्वितीयक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, द्वितीयक हो जाएगी। बात समझ गया, द्वितीयक समझ गया। और जो द्वितीयक होता है ये संयोजकता जो होती है वो निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है, हमेशा बदलने वाली नहीं। यदि 6 हो तो 6 ही होगा, और ये 3 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी, अनिश्चित होती। क्या होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है, अनिश्चित होती है। पहली बात, जो इस चीज को लिखने का तरीका है, इस चीज को लिखने का तरीका है, या कह सकते हैं इसको लिखने का तरीका इन्होंने ऐसे दिखाया था। वर्नर ने इसको कुछ इस रूप में लिखा था। बात समझ गया, समझ गया भाई, तू समझ गया बात को। वर्नर ने कुछ इस रूप में इस चीज को लिखा था, यानी ये चीज कहाँ उठ के चली गई, यहाँ पे। तो यहाँ वाली जो संख्या होगी वो फर्स्ट होगी, प्राइमरी होगी, और यहाँ पे जो संख्या होगी वो क्या होगी, सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है। बात समझ गए, यही होती है बात,
ठीक है, ये वाली जो संयोजकता होगी उसकी प्राइमरी होगी और ये वाली जो होगी वो सेकेंडरी होगी। तो इस चीज को बाद में लोगों ने बदल के इस रूप में लिख दिया, तो ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। बात समझ गया, बात समझ गया भाई, बात समझ गया सभी बंदे बात समझ गए। चल भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, आ जाते हैं अपने इस पे आ जाते हैं। तो ये बात यही बोला है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, कोष्टक के अंदर जो होगी वो द्वितीयक संयोजकता होगी। एक बात ध्यान रखना, पहचान करने का तरीका है, ठीक है। सोनू कुमार, अरे भाई सोनू कुमार बोल दे भाई, तेरा क्या दिक्कत है। द्वितीयक संयोजकता जो ये अंदर वाले कोष्टक के अंदर लिखे जाते हैं उसी को द्वितीयक संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बात ध्यान रखना, मेटल होगा और इसके अंदर सेकेंडरी कह सकते हैं वैलेंसी होगा। क्या होगा, वैलेंसी, ठीक है। और इसके बाहर जो होगा वो प्राइमरी वैलेंसी, क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी, फर्स्ट संयोजकता होगी। ध्यान रखना है, बस इस बात को ध्यान रखना है, जो अंदर होगा कोष्टक के अंदर होगा उसे सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे, और जो कोष्टक के बाहर होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्राइमरी। क्या बोलेंगे, प्राइमरी। हाँ बिल्कुल राजनंदनी, बिल्कुल। जो कोष्टक के बाहर होगी उसे प्राइमरी बोलेंगे यानी प्राथमिक संयोजकता बोलेंगे, जो कोष्टक के अंदर होगी उसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक संयोजकता बोलेंगे। बात खत्म हो जाती, ठीक है। बात समझ गए ना, उसे द्वितीयक बोलते हैं, समझ गए। तो यही बात बोला है द्वितीयक संयोजकता के बारे में, ठीक है। चल तो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखना। तो दूसरी बात इसने क्या है, उसी क्षेत्र की बात है। दूसरी बात, केंद्रीय धातु परमाणु, जो परमाणु होगा या अणु, परमाणु अणु या आयन में अपनी प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकता को प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, यानी केंद्रीय धातु में अपनी प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकता को प्रवृत्ति होती है तथा होती है। प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। वहां पर ऋणायन था ना भाई, देखो क्लोरीन माइनस लेके आ रहा था, तो ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, उदासीन अणु अथवा ऋणायन द्वारा भी संतुष्ट हो सकती है। जैसे मैं कह दूं इसी के अंदर कोबाल्ट है और ये सीएन है, क्या भाई, सीएन है 6 चला गया। क्या हुआ, CN6 चला गया। तो इसका मतलब कहेंगे, यहां पर कहेंगे क्या, इसका मतलब कहेंगे जो ये माइनस है, ये माइनस यहां पर कर देते हैं 3। इस समय देखो प्राथमिक संयोजकता तो 3 से क्या हो रही है, 3 से संतुष्ट हो रही है। किससे, 3 - 3 से संतुष्ट हो रही है। लेकिन द्वितीयक संयोजकता किससे संतुष्ट हो रही है, इस वाले ऋणात्मक से हो रही है। ये लिगेंड जो है वो ऋणात्मक हो सकता है या फिर उदासीन हो सकता है। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, जो ये कह रहा है जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो उदासीन अणुओं अथवा ऋणायनों द्वारा, इसका मतलब जो ये लिगेंड है ना, ये या फिर उदासीन हो सकता है, या उदासीन हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, कभी भी धनात्मक नहीं होगा। इन्होंने बताया था, वर्नर ने बताया था, लेकिन बाद में बातें गलत हो गई। इनकी बातें बाद में गलत हुई, लेकिन पहली बात इन्होंने जो बताई थी ये उदासीन हो सकता है या फिर ऋणात्मक। देखो इस वाले कंडीशन में क्या है, ऋणात्मक है, और इस वाले कंडीशन में ये क्या है, उदासीन। ये वाले कंडीशन में ये क्या है, उदासीन। देखो NH3 क्या होता है, उदासीन होता है। इस वाले कंडीशन में ये ऋणात्मक है। बात समझ गए। सर जी हमारे यहाँ पे लिखने दीजिए प्लीज, PDF से नहीं लिखूंगा सर जी। हाँ लिखने का मैं मौका दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। आप तक लिखते रहिए, आप तब तक लिखते रहिए, PDF में मिल जाएगा आपको, ठीक है, आराम से लिखिएगा। बात समझ गए ना। तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो आप कह सकते हैं लिगेंड होगा वो या फिर उदासीन हो सकता है या फिर वो ऋणायन द्वारा हो सकता है, ठीक है, संतुष्ट होती है। और तीसरी बात, प्राथमिक संयोजकता उप सहसंयोजक परिसर के बाहर होती है। अभी मैंने जो बताई थी बातें, प्राथमिक संयोजकता उप सहसंयोजक परिसर के बाहर होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता उप परिसर के क्या होती है, उप सहसंयोजक परिसर के अंदर होती है। वही बात तो मैंने बताई थी। क्या होगा, इसके अंदर यदि एक धातु होगा, एक मेटल होगा, इसके बगल में क्या होगा, द्वितीयक संयोजकता होगा। इसका मतलब देखो ऐसे, द्वितीयक संयोजकता,
इसकी कुछ ना कुछ संख्या मांग चले x है, और इसके बाहर जो होगी वो प्राथमिक संयोजकता। क्या होगी? प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, बात समझ गया ना? इसके बाहर जो होगी वो प्राथमिक संयोजकता, ये इधर भी हो सकती है और ये इधर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ भाई सोनू कुमार तू लिख ले यार, तू लिख ले मेरे भाई। सबको समझ में आई बातें, हाँ या ना बोल भाई मेरे। सबको समझ में आ गई भाई? भाई तू लिख ले भाई, भाई तू लिख ले, तू लिख ले, तू लिख ले। धनात्मक और ऋणात्मक में अंतर बताइए, सुनील यादव। अरे क्या ये बच्चों वाली कहानी है यार, क्या ये बच्चों वाली कहानी तू पूछता है यार मेरे भाई। सुनील यादव, अरे तुझे ये नहीं पता है क्या धनात्मक और ऋणात्मक के अंतर क्या है? धनात्मक हमेशा तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ऋणात्मक तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन खाएगा तो उसे बोलते हैं, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन कोई खाएगा तो उसे बोलते हैं क्या? ऋणात्मक। और जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना त्यागेगा तो उसे क्या बोलेंगे? धनात्मक। तू है ना, तू पैसे त्यागता है तो इस समय तू धनात्मक होगा। लड़कियां तेरी पैसे खाती हैं तो इसका मतलब वो क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी, समझा ना? और दोनों जुड़ जाओगे, यदि खाने के बाद दोनों जुड़ जाओगे उसे बोलते हैं आयनिक बंध। आपने कभी शायद इसका हम कह सकते हैं भाई आपने इसका ज्वाइन नहीं किया होता इसलिए ऐसा पूछ रहे हो। यदि आपने उस दिन बॉन्डिंग वाला ज्वाइन किया होता तो समझ जाओगे। जिसको बॉन्डिंग पढ़ना है भाई, जिसको बॉन्डिंग पढ़ना वो चला जाएगा 11 की क्लास जो आएगी नेक्स्ट वाली, चौथा चैप्टर का। उसमें कुछ टॉपिक बॉन्डिंग का मैंने जब मैं पढ़ाऊंगा खोज लेना कहाँ पे बॉन्डिंग है, वहां पे मिल जाएगा, बकायदा मैंने सिखाया हुआ सब पे। सर एक दो एक बार और बता दीजिए, दो वाला बोला केंद्रीय धातु परमाणु में प्राथमिक तथा द्वितीयक की जो होती है संयुक्ता को संयुक्ता रखने की प्रवृत्ति होती है, और प्राथमिक संयुक्ता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। जो पीछे बात है ना उन्हीं की बातों को दोहरा रही है। देखो मैंने पहले ही कहा था ना, पहले ही कहा था ना, इन्होंने जो बात ये कंक्लूजन निकाला, यहां से जो कंक्लूजन निकाला है वो यहाँ पे ऐड किया गया है। क्या किया गया भाई? उस चीज को यहाँ पे ऐड किया गया है। इसका मतलब बोला है जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो ऋणायन द्वारा संतुष्ट होगी, जबकि द्वितीयक संयोजकता होगी वो उदासीन अणु अथवा ऋणायन द्वारा संतुष्ट होगी। यानी कि वो उदासीन होंगे या फिर वो ऋणायन होंगे, लेकिन वो अपना देंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, अपना सिर्फ इलेक्ट्रॉन देंगे, वो प्लस माइनस नहीं देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन देंगे। उनको क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है सर, एक्सपेरिमेंट करके भी बता दीजिए, एक्सपेरिमेंट करके भी बता। अच्छा सोनू यादव, एक्सपेरिमेंट करके बता दें भाई? तो पास नहीं है, नहीं तो तुझे मैं एक्सपेरिमेंट करा देता, पक्का कह रहा हूं तुझे भाई, तो मैं एक्सपेरिमेंट करा देता। ठीक है चल भाई आगे बढ़ते हैं। तो मैं तुझे तो एक्सपेरिमेंट जरूर कराता, किसी को कराता या ना कराता, लेकिन तुझे तो जरूर कराता मैं। इधर देख, अब वही बोला है उपसंयोजक यौगिक की संरचना। अब एग्जाम्पल देखना, ये है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो अब इसका एग्जाम्पल किस तरीके से बोला है। पहला एग्जाम्पल COCl3 इंटू 6NH3। इसमें आप जानते हो ये वाली जो होगी ये प्राइमरी आपकी क्या होगी, ये जो होगी ये फर्स्ट होगी, फर्स्ट वैलेंसी होगी, और ये वाली जो होगी ये वाली फर्स्ट होगी, और ये वाली जो होगी वो सेकेंड क्या होगी? सेकेंड वैलेंसी होगी, संयोजकता होगी। ये सभी को समझ में आ रहा है? ये सभी को समझ में आ रहा है कि ये प्राइमरी का मतलब ये प्राथमिक संयोजकता है और ये क्या है? द्वितीयक संयोजकता है। सभी को समझ में आ रहा है? तो बोला है इस संकुल यौगिक में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, निकाल लेना। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो कोबाल्ट का x मान लेंगे, प्लस में एक क्लोरीन का क्या होता है? -1 होता है, गुणे 3 कर देंगे, प्लस में NH3 का कितना होता है भाई? NH3 का कितना होता है? 0 होता है, 0 गुणे 6 है तो 6 कर देंगे। तो x बराबर निकालोगे बराबर क्या होगा? 0 होगा। x बराबर निकालोगे तो +3 आएगा। इसका मतलब कोबाल्ट यहाँ पर क्या है? +3। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। यह नारंगी पीले रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है। पहली बात, इसका जो रंग होता है इस समय वो क्रिस्टलीन नारंगी पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसकी प्राथमिक संयोजकता 3 होती है। प्राथमिक संयोजकता जो इसकी संख्या दिखाई दे रहे हैं वही उसकी प्राथमिक संयोजकता होगी। इसकी प्राथमिक संयोजकता 3 होती है। कोबाल्ट की उपसंयोजक क्षमता
संख्या 6 होती है, यानी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी? 6 होगी। द्वितीयक संयोजकता 6 होगी। नेहा कुशवाहा बोल दे भाई, अब दिमाग ना खराब करियो, ठीक है, जो कमेंट है वो करियो, ठीक है। 6 होती है, अतः इसकी द्वितीयक संयोजकता 6 होगी। क्या होगी? द्वितीयक संयोजकता 6 होगी। तब इस प्रकार N6NH3 अणु कोबाल्ट से द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े होने पर या जुड़े होने चाहिए तब वर्नर सिद्धांत वर्नर के आधार पर संकुल यौगिक की संरचना निम्न होगी। इस आधार पे जो इसकी संयोजकता होगी, क्योंकि द्वितीयक संयोजकता का आपने बोला क्या, एक खड़ी लाइन से क्या करोगे? खड़ी लाइन से दर्शाओगे, और जो प्राथमिक संयोजकता होगी उसे डॉटेड लाइन से दिखाओगे। इसका मतलब इसकी संयोजकता होगी कोबाल्ट हुआ, और द्वितीयक यानी द्वितीयक संयोजकता कितनी है? 6 है। तो इसे क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग लाइन से दिखाएंगे। और 6 के लिए संयोजकता क्या होती है भाई? आपने पढ़ा होगा, आपने एक बात समझना, आपने पढ़ा होगा यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आप जानते हो इसकी संरचना क्या होनी चाहिए, यानी संकरण आपका आता है क्या? sp3d2 आता है। क्या आता है? sp3d2 आता है। इसकी संरचना क्या होती है? अष्टफलकी होती है। क्या होती है? अष्टफलकी होती है। अष्टफलकी होती है, ये तो सभी जानते हो, एक ऐसे होता है। तो कुछ इसी प्रकार से वहां होगा, यानी एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से, एक इधर से, यानी कि 6 NH3 होंगे। एक NH3 यहाँ पे होगा, एक NH3 यहाँ पे होगा, और एक NH3 यहाँ पे होगा, और एक NH3 क्या होगा? यहाँ पे होगा, और एक वाला इसके ऊपर होगा, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, यहाँ पर होगा, और एक हो जाएगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, बात समझे? इसका मतलब हुआ, और ये जो 3 लाइन, ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा। एक समझ जाओ, ये बोर्ड है, बोर्ड के एक ऊपर निकला हुआ है, ये ऊपर निकला हुआ है, और ये बोर्ड के कहाँ है? पीछे ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, बोर्ड की ये पीछे लगा हुआ, बोर्ड के ऊपर, इसके ऊपर क्या बना है? देखो, ये हुआ CO कोबाल्ट हुआ, यहाँ पर एक जुड़ा हुआ, एक यहाँ पे जुड़ा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक ऊपर है, और एक नीचे इसके है। बात समझ गए? वही बात बोली जा रही, यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। एक इसके ऊपर है और एक इसके नीचे यहाँ पर है, देखो। और ये जो द्वितीयक संयोजकता है, जो द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता है, इसके डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ, क्या है? डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है। ये कहीं से भी जुड़ सकता है, डॉटेड लाइन ये कहीं से भी ला सकते हो। कुछ इसका जो स्ट्रक्चर्स होगा, एक बात समझना, इसका स्ट्रक्चर्स होगा, होल्ड करने टाइप, इस टाइप, देखना इसका, इधर देखना भाई, कोशिश करते समझने की कोशिश करिए। ठीक है, वैसे इस पे माउस रखा जाता है, लेकिन खैर आप इसको देखेंगे, अपना जुगाड़ बनाएंगे इस पे। देखिए, इधर देखिए, इसकी संरचना कैसे होगी वो देखना। इसकी यहाँ पे मान के चलो कोबाल्ट है, ये बीच वाला भाग जो है ये कोबाल्ट है, ये क्या है? अपना चतुष्फलक है, सॉरी वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है, यानी इस वाले बीच वाले भाग से एक यहाँ इस कोने पे जुड़ा हुआ है, एक इस कोने पे है, और एक इस कोने पे है, और एक इस वाले कोने पे है। ठीक है, सभी चारों कोने पे NH3 जुड़े हैं, तो कोने पे NH3 है, और इसके बीच में क्या है? कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट है। और एक NH3 जो है इसके इसी के जस्ट एकदम सामने, एक जस्ट इसके सामने ऐसे निकला हुआ है, समझ गए? और एक जस्ट इसके सामने निकला हुआ है, और दूसरा जस्ट इसके पीछे, एकदम वैसे जैसे ये आगे निकला हुआ ना, एकदम सेम टू सेम इसके पीछे निकला हुआ है। समझ गए? बात समझ गए ना? एक आगे निकला हुआ है, एक पीछे, ऐसी संरचनाओं को बोलते हैं अष्टफलकी। और अब इस कंडीशन में एक बात देखना, अब ये Cl3 कहाँ, जो 3 क्लोरीन है, ये कहां से आएंगे? ये क्लोरीन है, तो ये और इनके बीच में देखना, इनके कह सकते हैं, और इधर वाले और ये इधर वाले, इनके बीच से ये वाले भाग में से कहीं से आ सकता है। ये वाले भाग, ये वाले भाग, ये वाले भाग, ये वाले जो बीच के भाग है, वो कहीं से भी वहां से आ सकता है। वो क्या कर सकता है? कहीं से भी निकल के आ जाएगा। इस वाले जो कट वाला भाग है, ऐसे ऐसे कट पड़ रहा है ना, ये कट पड़ रहा है, इसके पीछे भी वही कट पड़ेगा, ऐसे ऐसे कट पड़ेंगे, वहां से कहीं से भी क्लोरीन आ सकता है, तो वो डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। क्या करेंगे? उसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो इसकी संरचना कुछ ऐसे हो जाएगी, देखना। कोबाल्ट क्या बोला था? Cl3 × 6NH3,
यही है। तो बोलेंगे प्राथमिक संयोजकता। पहली बात कर लेते हैं, प्राथमिक संयोजकता क्या भाई? प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता जो है अपनी वो क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। और द्वितीयक संयोजकता की बात कर ले, द्वितीयक संयोजक क्या होगी? 6 होगी। ये 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 6 है, तो द्वितीयक संयोजकता से ही हम क्या करेंगे? ज्यामिति बनाएंगे। क्या करेंगे? द्वितीयक संयोजकता से ही ज्यामिति बनाएंगे। इसका मतलब देख लेना, संरचना जब भी बनाना इसी से बनाना। किससे? संरचना, इसी से संरचना तय होगी। एक बात रखना, द्वितीयक संयोजकता से ही संरचना बन जाएगी। तो क्या करेंगे? कोबाल्ट हो जाएगा NH3 NH3 NH3। इसका मतलब एक देखो कॉर्नर ये वर्ग हुआ, यहाँ पे NH3 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 हो गया। एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे कह सकते हैं। ये NH3 हुआ और ये NH3 हुआ, NH3 हुआ। बात समझ गया? अब इनके बीच से क्लोरीन कहीं से भी आ सकता है। क्लोरीन क्या कर सकता है? यहां से क्लोरीन इनके बीच से कहीं से भी आ सकता है। ये क्लोरीन इनके बीच से कहीं से भी आ सकता है। समझ गए? यानी ये डॉटेड लाइन से ये प्राथमिक संयोजकता को दिखा रही, जो ये पूर्ण लाइन दिखाई दे रही है वो किससे दिखाई दे रही है आपकी? हाँ, जो चीजें मैं नेसेसरी है मैं वो खुद लिख रहा हूँ, जो चीजें जरूरी है मैं खुद लिख रहा हूँ। देखो इसकी संरचना कुछ ऐसी बन जाएगी। बात समझ गए? और इसके जो रंग होंगे, इनका रंग जो होगा, रंग की बात करेंगे तो आप लिखा आपने क्या होगा? नारंगी, नारंगी और पीला, नारंगी पीला रंग होगा। बात समझ गए? यही बताया था किसने? वर्नर ने ये बातें की थी। इन्होंने बातें को इस तरीके से बताया हुआ था। बात सबको समझ में आई? बात सबको समझ में आई? वर्नर ने कुछ इसी प्रकार से अपनी बातों को रखा था। जो चीजें नेसेसरी है मैं खुद लिखूंगा, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, सबको समझ में आएगा। धैर्य रखो, मेरे ऊपर क्या करो भाई? बना के रखो, धैर्य बना के रखो, यानी कि मेरे ऊपर बिलीव करो। मैं पक्की बात है हर एक चीज समझा के चलूंगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन मैं हर एक चीज को समझा के चलूंगा। ये आई एम श्योर कह रहा हूं मैं, ये आई एम श्योर कह रहा हूं कि आपको हर चीजें मैं कह रहा हूं कि आपको समझाई जाएंगी। क्या होंगी? समझाई जाएंगी। आप खुद कहोगे हाँ सर जी समझ में आ गया। ठीक है, बस यही संरचना ही बतानी है, बस आपको संरचना ही तो बतानी है। बाकी जो लिखा हुआ उस चीज को लिख देना डायरेक्टली। ठीक है, हो गया भाई? सबको समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट की ओर, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आते हैं दूसरी थ्योरी। वर्नर आप खत्म हो जाते हैं या वर्नर का एक और एग्जांपल देख सकते हो, एक दो और एग्जांपल देख सकते हो। चलो भैया एक और एग्जांपल मैं दिखाई देता हूँ, एक और एग्जांपल मैं वर्नर का लेके आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, वर्नर का एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा एग्जांपल देखना, COCl3 इंटू 4NH3। दूसरा एग्जांपल देखना, दूसरा एग्जांपल देखना। दूसरे एग्जांपल में आई ट्रस्ट यू, धन्यवाद भाई, आई ट्रस्ट यू। अच्छा नोट करने दे, PDF मिल जाएगा। CrC2O4। अच्छा 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 बेटा तुम्हारा ये दिक्कत है। अच्छा ये किसी का प्रॉब्लम है, C2O4 और क्या बोला है 4, और ये बोला है -3। माइनस है कि प्लस है जरा बता देना। तो ये पावर जो है ये जरा बता देना सोनू यादव, ये बता देना तुम्हारा क्वेश्चन यही है या फिर कुछ और है? सॉरी ये यहाँ पे 3 होगा। सोनू तुम्हारा क्वेश्चन यही है या फिर कोई और है? जरा बता देना सोनू, सोनू जरा बता देना। सबको मेरा आशीर्वाद है भाई, धन्यवाद आशीर्वाद। सोनू बता देना जरा ये तुम्हारा क्वेश्चन है। हाँ उसका डाउट है जो वो लिख सकते हो, जो डाउट है वो लिख सकते हो। इसका मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसका एग्जांपल ये समझ में आ जाए।
सोनू तुम्हारा ये एग्जाम्पल है, बोल दे यार। अरे सब मिलेगा रे गधा, सब मिलेगा। सोनू बोल भाई, तेरा ये एग्जाम्पल है, ई एन निकालना है ना? हाँ यही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बात ध्यान रखना, अब क्रोमियम का हम क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लोगे भाई, ई एन ऑक्सीकरण संख्या चाहिए तो क्रोमियम का एक्स मान लेते हैं प्लस में। ये C2O4 जो है ना, इसे बोलते हैं ऑक्सिलेट। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेट माइनस, और COO माइनस, इसे बोलते हैं ऑक्सिलेट। यानी कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या, इसकी जो माइनस होती है, यानी कि इसको लिखोगे C2O4। C2O4 कितने माइनस? 2 माइनस, तो इसकी क्या हो जाएगी? 2 माइनस हो जाएगी संयुक्ता, और गुणे क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, बराबर -3। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? +3 आ जाएगा। ये तो सभी को पता है, यानी ऑक्सीकरण संख्या +3। यानी क्रोमियम का क्या होता है भाई? 24 होता है। En निकालेंगे, क्या निकालेंगे? EAN निकालेंगे, तो इसकी परमाणु क्रमांक 24 माइनस 3 कर देंगे, ऑक्सीकरण संख्या 3 आया है, प्लस में क्या कर देंगे? अब ये देखो, अब एक बात ध्यान रखना, ये जो होते हैं ये भी लोन पेयर देते हैं अपने, ये भी लोन पेयर देते हैं, यानी कि द्विदंतुक हुए। कितने दंतुक हुए? द्विदंतुक है, द्विदंतुक है तो 4 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 4 गुणे संख्या कितनी है? 3 है, 4 गुणे 3 हो जाएगा, तो 24 में 3 घटाओ कितना बचेगा? 21, प्लस में 4 3 12, 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 आएगा। इसका जो आएगा, जिस EN के नंबर आएंगे वो 33 आएंगे, ध्यान रखना। इसका जो EN नंबर आएगा वो 33 आएगा। इस पे आ जा रहा हूं, जरा फोकस करना अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन मेरा यही कह रहा था कि ये है, तो इसमें प्राथमिक संयोजकता पहले लिख लो भाई। प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता कितनी हो गई भाई? 3 हो गई। यहाँ पर जो संख्या दिखाई देगी वही हो जाएगी। तो प्राथमिक संयोजकता 3 हो गई, और द्वितीयक संयोजकता कितनी है? 4 है। द्वितीयक संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। और यही होगा जो संरचना बताएगा। क्या बताएगा? संरचना बताएगा। तो संरचना क्या होनी चाहिए? क्या होगा? 4 है तो 4 के लिए क्या होता है? स्क्वायर होता है। क्या होता है? अभी मैं बीबीटी पढ़ाऊंगा तो इसका मैं बताऊंगा कि 4 होगा, 3 होगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, एक बात लिख ही सकते हो, एक बात लिख लेना। चलो यहाँ पे एक बात मैं नोट करा ही देता हूँ। बीबीटी हुआ था, इसी पे मैं एक नोट बात लिख देता हूँ, एक पॉइंट लिख देता हूँ। देखो, जब भी देखो यहां लिख लेना द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, या इसी को लिख लेना, या उपसहसंयोजक उपसहसंयोजन संख्या। ठीक है, इसका लिख लेना यदि, और इधर लिख लेना ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब संरचना होता है, ज्यामिति। ठीक है, इधर लिखना यदि 4 है तो 4 होगा तो एक बात ध्यान रखना, क्या होगा? या फिर वो क्या होगा? स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, वर्गाकार, वर्गाकार होगा। ठीक है, या 4 ही होगा तो वर्गाकार भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, यानी चतुष्फलकी भी हो सकता है। ठीक है, चतुष्फलकी हो सकता है। यदि 6 हुआ तो क्या हो सकता है भाई? वर्ग पिरामिडी हो सकता है। सॉरी, इससे बोलते हैं यदि 6 हुआ तो 6 के लिए क्या करते हैं? लिख सकते हैं अष्टफलकी। क्या लिखेंगे? अष्ट अष्ट अष्टफलकी। ठीक है, अष्टफलकी हो जाए, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये बहुत कम पाया जाता है, ये बहुत कम पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है,
स्क्वायर बोलते हैं। समझ गए बात, समझ गए। ये बात आने वाली, तो आपको जानते 4 पढ़ोगे या फिर 6 पढ़ोगे। 4 होगा तो 2 तरीके से हो सकता है, मैक्सिमम आपका वर्गाकार ही होता है, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, बात समझ गए। ये होगा तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, जरा देखना। द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 4 है। तो 4 होने का मतलब क्या है, स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। वर्गाकार कैसा होता है, ये CO हुआ। वर्गाकार कुछ ऐसे ही होता है, कुछ ऐसे ही होता है। यही वर्गाकार हुआ ना, यही वर्गाकार हुआ ना, यही वर्गाकार होता है भाई, CO। ये वर्गाकार हुआ। अब यहाँ पर NH3 जोड़ देंगे, यहाँ पर NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, और यहाँ के बाद जो बचा 3 संयुक्ता दिखानी है, इनको किसी भी कोने से लेके आ जाओ, किसी भी कोने से। इस बार ये डॉटेड लाइन से किसी भी कोने से लेके आ सकते हो, इसे किसी भी कोने से लेके आ सकते हो। ठीक है, क्लोरीन, और इसे इस कोने से, इस कोने से, किसी भी कोने से लेके आ जाओ क्लोरीन। हो गया काम, हो गया। नोट कर लो, नोट कर लो, काम हो गया ना। बस इस चीज को ध्यान रखना है आपको, इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो काम बन जाएगा। ये बात हो जाएगी पता तो काम बन जाएगा। नोट कर लो इस चीज को, नोट कर लो। हो जाए तो फटाक से बोल दो। कॉन्फिडेंस है भाई तो फिर काम करते रहो, फटाफट काम करते रहो। नोट कर लो भाई फटाक से। चलो आगे बढ़ जाएं। ये हो जाते हैं वर्नर सिद्धांत, आपके खत्म हो जाते हैं। फटाक से बीबीटी के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट जो थ्योरी अपनी है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। क्या है भाई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी संयुक्ता बंध सिद्धांत कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, संयुक्ता बंध सिद्धांत। हाँ, कुछ एक बात और है, एक बात और है। वर्नर ने कुछ सीमाओं के सिद्धांत, जो वर्नर सिद्धांत थे उनके कुछ अपना कह सकते हैं कुछ सीमाएं थी, कुछ लिमिटेशन था उनका। क्या था, लिमिटेशन, यानी पूरी तरीके से उनके सिद्धांत जो थे ना वो सही नहीं थे, पूरी तरीके से सिद्धांत सही नहीं थे। हाँ, PDF मिल जाएगा क्लास खत्म होने दो तो। ठीक है, तो कह सकते हैं उनकी कुछ ना कुछ सीमाएं थी। क्या सीमाएं थी, पहली सीमा यही थी, पहली सीमा थी कि संकुल यौगिकों का निश्चित धातु ही निर्माण करती है, सभी अन्य धातुओं में संकुल यौगिकों का निर्माण नहीं करती है। इसका मतलब इसने बोला संकुल यौगिकों का जो निश्चित धातु ही निर्माण करती है, यानी संकुल धातु जो संकुल यौगिक होता है ना वो कुछ ही धातु करते, सभी धातु नहीं करती है। कभी आपने सोडियम को बनाते हुए नहीं देखा होगा, संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक कभी सोडियम को नहीं देखा होगा। आपने कभी भी बड़े वाले कोष्टक के अंदर सोडियम को नहीं देखा होगा, आपने बड़े वाले कोष्टक के अंदर सोडियम नहीं देखा होगा, कभी बड़े वाले कोष्टक के अंदर पोटेशियम नहीं देखा होगा, कभी आपने लिथियम नहीं देखा होगा, कभी आपने कैल्शियम नहीं देखा होगा, कभी आपने मैग्नीशियम नहीं देखा। इस कोष्टक के बाहर तो जरूर देखते हो, लेकिन कोष्टक के अंदर कभी नहीं देखते इन लोग को। क्या कर सकते हैं, कोष्टक के अंदर कभी नहीं देखते। हाँ, नोट करते रहो, नोट करते रहो, सुनते रहो। क्या करना, कोष्टक के अंदर इन चीजों को नहीं देख पाते हो, इसका मतलब सभी धातु तो कह सकते हैं कि सभी धातु उपसंयोजक यौगिक नहीं बना सकती। कुछ ही धातु होती हैं जो उपसंयोजक यौगिक बना सकती हैं। तो वही इनकी क्या थी, वर्नर सिद्धांत की एक सीमा थी कि इन्होंने इस बात को नहीं बता पाया कि क्यों ऐसा होता है कि सभी धातु नहीं बनाती, कुछ सेलेक्टेड धातु ही बना देती। जैसे क्रोमियम बना सकता है, पोटेशियम बना सकता है, सॉरी क्रोमियम, कॉपर, ये सब बना सकते हैं, लेकिन ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब क्यों नहीं बना पा रहे हैं, ये बातें इन्होंने नहीं बताया। तो पहली इनकी प्रॉब्लम यही थी, इन्होंने इस बात के लिए नहीं बताया पाया कि अन्य धातु संकुल यौगिकों का निर्माण नहीं करती, क्यों, ये बात नहीं बता पाई। और दूसरी बात वर्नर सिद्धांत संकुल यौगिकों में चुंबकीय तथा प्रकाशीय गुण के बारे में व्याख्या नहीं कर सका।
इसका मतलब उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं बताई थी कि कहीं पे, एक बात बताओ, कहीं पे मैंने चुंबकीय गुण के बारे में कुछ बातें की थी कि चुंबकीय गुण इनका फलाना फलाना होता है? कुछ नहीं बोला था मैंने, कुछ नहीं बोला था। इसका मतलब चुंबकीय गुण के बारे में भी इन्होंने बात नहीं की थी। कहीं मैंने प्रकाशिक गुण के बारे में बात की थी, बिल्कुल प्रकाश होगा, प्रकाश के अंदर डालोगे या इसके अंदर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, फलाना ढिमकाना कुछ होगा, कुछ नहीं बोला था मैंने। इसका मतलब इन्होंने भी नहीं बात बताई थी। इसका मतलब इन्होंने चुंबकीय और प्रकाशिक गुण के बारे में व्याख्या नहीं की। तीसरी बात आते हैं, तीसरी बात इन्होंने कहा संकुल यौगिकों की ज्यामिति निश्चित होती है। इसका उत्तर देने में यह सिद्धांत असमर्थ रहा। जो अभी मैं क्या बताया आपको, निश्चित ज्यामिति बताया था ना, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताता है। लेकिन इन्होंने ज्यामिति तो बोल दिया कि इनकी ज्यामिति फलाना होती है, ढिमकाना होती है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है। यदि मैं बात करूं, इधर देखना, इधर देखना, यदि मैंने कह दिया इसकी नित्य संयुक्ता 4 है तो इसकी ज्यामिति क्या होगी, वर्गाकार होगी। क्या होगी, वर्गाकार होगी। यही बात मैंने बोली थी। यदि वर्गाकार होगी तो क्यों होगी, क्यों वर्गाकार है भैया? आपने भी ये तो समझ नहीं पाए थे ना कि वर्गाकार है तो क्यों हो ऐसा, वर्गाकार है तो ऐसा क्यों है वर्गाकार। बात समझ गए ना? यदि वर्गाकार है तो ऐसा क्यों है, इन्होंने ये बात नहीं बताई थी, इन्होंने ये बात नहीं बताई थी, ये बातें नहीं बताई थी, तो ये बातें इनकी गलत है। इसका मतलब इन्होंने इसके अंदर कुछ सीमाएं हैं, कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बात समझ गए? ये कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो फटाक से हो गया भाई, सबका हो गया, सबका हो गया, हो गया तो फटाक से इस बात को फटाक से बताओ, फटाक से बताओ इस चीज को। हो गया तो भाई नोट कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये बातें तो उन्होंने बताने में असमर्थ रहा। अब इसी को सही करने के लिए एक नया सिद्धांत आता है जिसे हम कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंस 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 बॉन्ड थ्योरी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं VBT। VBT के नाम से भी डायरेक्टली पूछ लेता आपसे, क्या कहता है, डायरेक्टली पूछ देगा VBT क्या होती है, उपसंयोजक यौगिक की। ठीक है, तो इन्होंने संयुक्ता बंध सिद्धांत क्या है आपने पढ़ा हुआ था, किसके अंदर आपने पढ़ा था जब कक्षा 11 में थे, तो आपने परमाणु की संरचना में ये बात VBT पढ़ी थी। तो कुछ कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन यहां पर चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट, ये वाली कॉन्सेप्ट है, वो हमें किसके लिए लगाना है, उपसंयोजक यौगिकों में लगाना। किसमें लगाना, उपसंयोजक यौगिकों में लगाना। तो इन्होंने बोला उपसंयोजक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति का अध्ययन सर्वप्रथम बर्नर द्वारा प्रस्तुत किया। बहुत आधारभूत प्रश्नों के उत्तर नहीं देने में असमर्थ है, यानी कि बहुत कुछ उन्होंने प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, तो उन्हीं को सही करने के लिए हमने एक नया सिद्धांत लिया है। कौन सा, संयोजकता बंध सिद्धांत, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोला भाई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा। बात समझ गए, बात समझ गए। अब देखना इस सिद्धांत को देखो, इस सिद्धांत को देखो। तो अब जान दो कितने सिद्धांत पढ़ने, पहली बात समझ जाओ कितने सिद्धांत भाई। उपसंयोजक यौगिकों में बंधन की प्रकृति को स्पष्ट समझाने के लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादन किए गए, जिसमें पहला है VBT। इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड, क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं CFT। क्या कहते हैं, CFT कहते हैं। इसका नाम लेते हैं CFT। चतुष्फलकी बहुत कम पाए जाते हैं, अतुल या तो बहुत कम, जिसके अंदर पाया जाएगा उसी का होता है। ठीक है, जिसके अंदर पाया जाए ऐसा चीज बताएगी कि 4 होगा तो चतुष्फलकी होगा और 4 होगा तो वर्गाकार भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का वर्गाकार ही मिला। कुछ जो गिने चुने यौगिक थे वो चतुष्फलकी होते, लेकिन वो नाम से नहीं बोलता, सीधे बर्नर सिद्धांत बोल देगा। तो 1-2 एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा, तो आपके ऊपर कुछ भी एग्जाम्पल दिखा सकते हो आप अपने मन से। तो आपको 2 ही पढ़ने, आपने बर्नर पढ़ लिया हुआ है। ये जो है ये सभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न
मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, आधुनिक सिद्धांत। क्या है? आधुनिक सिद्धांत है। तो इसमें से सिर्फ आपको दो ही पढ़ने हैं, एक तो बैलेंस बॉन्ड से वीवीटी पढ़नी है, दूसरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है। इसे कहते हैं एलएफटी। क्या कहते हैं? एलएफटी कहते हैं। लिगेंड फील्ड, यानी इसको बोलेंगे अंग्रेजी में लिगेंड फील्ड थ्योरी यानी एलएफटी, और आणविक कक्ष सिद्धांत इसको बोलते हैं एमओटी। क्या बोलते हैं? एमओटी। आपने इसको कक्षा 11 में पढ़ा होगा, यदि पढ़े होंगे तो। इसे क्या बोलते हैं? आणविक कक्ष सिद्धांत। इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये आप जब बीएससी करने जाओगे, बीएससी एमएससी करने जाओगे तो वहां पढ़ाई जाएगी। लेकिन ये सिद्धांत आया था उपसंयोजिक यौगिकों को बताने के लिए। 4 सिद्धांत आए हैं, जिनमें से अभी आपको फिलहाल आपको 2 पढ़ने, एक तो संयुक्ताबंध सिद्धांत और दूसरा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी सीएफटी पढ़ना है। बीबीटी पढ़नी है और एक सीएफटी पढ़नी, 2 तरीके से पढ़नी है। टाइम ओवर नहीं, एक और पढ़ के जाएंगे, टाइम ओवर नहीं, अभी नहीं। चलो फटाक से आते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था? संयुक्ताबंध सिद्धांत पहला बोलते हैं। तो इसने ने बताया यह सिद्धांत लाइनस पाउलिंग ने दिया था। इसको, इस सिद्धांत को किसने दिया? संयुक्ताबंध सिद्धांत को पाउलिंग ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु आयनों में सहसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होता है। इसका मतलब हम बोलेंगे, ये पहली पॉइंट है, इसके अनुसार ये पहली पॉइंट है। ये पहली पॉइंट लिखना थोड़ा सा मिस हो गया था, मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इन्होंने पहला बोला था, ये पहली पॉइंट। इस सिद्धांत को किसने दिया? पाउलिंग ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? पहली बात, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में उप सहसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, जिसमें या जिसने, इसमें म लिख देना, जिसमें लिगेंडो द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन का समावेश होता है। ठीक है, दिए गए इलेक्ट्रॉन का समावेश होता है। क्या होता है भाई? दिए गए इलेक्ट्रॉन का समावेश होता है। इसका मतलब एक बात समझिए, यदि हम मेटल कह रहे हैं, यहां पर लिगेंड है, तो ये बोल रहा है जितने यहां लिगेंड होंगे, यही बात बोल रहा है। उपसंयोजन संख्या क्या यही है? इसमें जितने भी लिगेंड होंगे, यदि एक्स लिगेंड है तो इसके अंदर जो कक्षकों की संख्या होगी, अभी मैं समझाऊंगा, बना के समझाऊंगा, ठीक है। जो खाली कक्षक होंगे, कौन से? खाली कक्षक। यदि आपने बीबीटी पढ़ा होगा, संकरण पढ़ा होगा, तो ये बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। तो जो खाली कक्षक होंगे वो एक्स के बराबर, किसके बराबर? एक्स के बराबर होंगे, जिसके अंदर इस लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जाता होगा, इस लिगेंड का इलेक्ट्रॉन यहां पर जाता होगा। पहली बात करिएगा आप, इसको क्या करिए, कोशिश करिए कि यहाँ की बातें यहीं पे समझे, जब मैं बनाऊंगा तो ओवरऑल इसका दिखाऊंगा। ठीक है, पहली बात, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु में सहसंयोजन संख्या के बराबर ही रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, जिसमें लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन का समावेश का मतलब उसके अंदर भरे जाते हैं लिगेंड के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बताया, केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। इन संकरित कक्षकों की ज्यामिति निश्चित होती है एवं संकुल यौगिकों की ज्यामिति निम्न प्रकार से होती है। पहली बात, आपने यदि संकरण पढ़ा होगा तो सीएम टू सीएम संकरण की बात कर रहा है। क्या बोला है? केंद्रीय धातु परमाणु जो रिक्त कक्षक होते हैं आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं और उनकी जो ऊर्जा होती है, जितने कक्षक मिलेंगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे। बस उनमें क्या होगा? एक चीज डिफरेंट हो जाएगी कि जो ऊर्जा होगी उनकी ऊर्जा एक समान होगी और संकरित कक्षकों की संख्या भी क्या होगी? उसे और उस कक्षकों को संकरित कक्षक बोल दिया जाएगा। जैसे मैं कहूं एक S का और 3 P का मैं मिला रहा हूं, क्या कर रहा हूं? 3 P का मिला रहा हूं, तो इनके मिलाने से कितने कक्षक आपने मिलाया? एक S का और P का कितना कक्षक? 3 कक्षक। तो मिलेंगे कितने? 4 कक्षक मिलेंगे टोटल, यानी S का 1 और P का 3, टोटल जोड़ देंगे कितना? 4 आया, 4 यानी 4 कक्षक मिलाया और मिलेंगे कितने? 4 ही कक्षक मिलेंगे। और इनमें क्या होगा? अभी इनकी ऊर्जा अलग अलग है, यहां पे आने के बाद इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? एक बराबर हो जाएगी। इनकी ऊर्जा एक बराबर और सभी का कह सकते हैं इनकी ऊर्जा एक बराबर, और इन कक्षकों को बोलेंगे संकरित कक्षक। क्या बोलेंगे? संकरित
कच्छक बोल देंगे, ठीक है, संकरित कच्छक बोल देंगे, बात खत्म हो जाएगी। और इनकी ज्यामिति बोला है, जो इनकी ज्यामिति आएगी वो निश्चित आएगी। क्या होगी? इनकी ज्यामिति जो आएगी वो निश्चित आएगी। बात सबको समझ में आई? हाँ या ना जवाब दे दे भाई, जवाब दे दे भाई, सबको बातें समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट देखना इसका, थर्ड पॉइंट देखना इस चीज का। अब ये बोला है जो इनकी ज्यामिति है, यदि निश्चित ज्यामिति तो कौन कौन सी ज्यामिति आएगी। अब देखना, यदि कह सकते हैं सहसंयोजन संख्या, सहसंयोजन संख्या यदि 2 है तो उसकी संकरण क्या होगा? उसमें sp संकरण होगा। क्या होगा भाई? sp संकरण। और उसका क्या होगा? जो संरचना होगी, जो संरचना होगी, संरचना जो होगी, हम कह सकते हैं इसकी जो संरचना होगी, इसकी जो संरचना होगी वो होगी, जो संरचना होगी वो होगी रेखी। क्या होगी? रेखी। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। बात समझ गए? क्या होगी? लीनियर होगी, संरचना होगी। बात समझ गए? हाँ, बस कर रहे हैं, बस थोड़ा से और है, बस थोड़ा से और है, खत्म हो जा रहा है, बस थोड़ा खत्म हो जा रहा है, ठीक है। इधर देखना क्या होगी भाई? लीनियर। थोड़ी सी बातें समझ जाओ, इसके बाद बात करेंगे, इसको समझाएंगे कल, ठीक है, बाकी ये समझाएंगे कल। यदि सहसंयोजन संख्या, ये देखो, सहसंयोजन संख्या के बराबर ही क्या होगी? जितनी सहसंयोजन संख्या होगी वह लिगेंडों की संख्या को बताता है। यदि जितने लिगेंड होंगे उतने ही ऑर्बिटल क्या होंगे? कक्षक के अंदर खाली होंगे, उतने ही ऑर्बिटल क्या होंगे? कक्षक के अंदर खाली होंगे। इसका मतलब जितने कक्षक खाली होंगे, यदि 2 कक्षक खाली है तो sp संकरण होगा और उसकी ज्यामिति रेखीय होगी। यदि 3 होगा तो उसकी संरचना कैसी होगी भाई? उसकी संकरण क्या होगा? sp2 होगा, और sp2 होगा तो इसको बोलते हैं त्रिकोणीय समतल। क्या कहते हैं? त्रिकोणीय समतल, या इसको बोल सकते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब ट्राइगोनल है, प्लेन में है। क्या है? ट्राइगोनल प्लेन। कुछ इस तरीके से मैं संरचना कल इनका बना दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये एक ही प्लेन में होंगे और ट्राइगोनल होंगे। बात समझ गए? अब यदि 4 होगा तो 4 होगा तो sp3 होगा, और sp3 में आपने संकरण के अंदर ये बातें पढ़ी है तो चतुष्फलकी होगा। यदि फिर से 4 होगा तो उसके अंदर संकरण जो होगा वो dsp होगा। क्या होगा? dsp2 होगा, और उसका जो संरचना होगी वो वर्ग समतली होगी। क्या होगी? वर्ग समतली। एक वर्ग होगा, उसके बाद 5 होगा तो उसकी संरचना हम बोल सकते हैं क्या होगा? dsp3 होगा। क्या होगा? dsp3। उस समय जो संकरण होगा वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो सकता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इसका जो संकरण है dsp3, ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, dsp3 हो सकता है और sp3d भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। dsp3 भी हो सकता है और sp3d भी हो सकता है। ये दोनों मैं कंडीशन समझाऊंगा। और उसकी जो संरचना होगी, उसकी जो ज्यामिति होगी वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी, ठीक है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी। और 6 होगा तो क्या होगा? d2sp3 होगा। d2sp3 या कह लो इसको d2sp3 को कह लो तो, या फिर sp3d भी कह सकते हो, d2 भी कह सकते हो इसको, ठीक है। ये कब इसको इस्तेमाल करेंगे, कब इसको इस्तेमाल करेंगे अभी मैं समझा दूंगा। कब इनको इस्तेमाल करना, कब इनको इस्तेमाल करना वो मैं बता दूंगा। कब ये आएगा, कब ये आएगा। और दोनों कंडीशन में इसकी जो संरचना होगी वो अष्टफलकीय होगी। मैंने पीछे भी बताया है, पीछे भी बताया है। और यहाँ पे यदि 6 होगा, ये 6 होगा तो फिर सॉरी, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, चलो खैर कोई बात नहीं, इसने अलग अलग करके दिया हुआ है, अलग अलग करके दिया हुआ है तो आसान है भाई, आसान है, ठीक है। या फिर d2sp3 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? sp3d2 हो सकता है। ऐसे कंडीशनों में क्या हो जाएंगे? ऐसी कंडीशनों में ये अष्टफलकी ही रहने वाले हैं। बस इसमें थोड़ी सी बातें चेंज हो जाएगी। इसमें डी वाले जो डी के 2 कक्षक है वो पहले इस्तेमाल हो जाएंगे, इसमें डी के जो 2 कक्षक है वो बाद में इस्तेमाल होंगे। बात समझ गए? नेक्स्ट देखना, तीसरी बात इन्होंने बताई, तीसरी बात इन्होंने बताई, अभी मैं संकरण निकाल के बताऊंगा सबको, संकरण निकाल के बताऊंगा। तीसरी बात इन्होंने बताई कि केंद्रीय धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
यौगिक के संकरण तथा ज्यामिति के अनुसार पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। इसका मतलब समझिए, केंद्रीय धातु परमाणु को जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो यौगिक तथा यौगिक के संकरण, जो भी संकरण आएगा उस हिसाब से क्या हो जाता है, पुनः से व्यवस्थित हो जाते हैं, फिर से व्यवस्थित अपना कर लेते हैं, व्यवस्था यानी कि उसके अंदर फिर से शुरू हो जाती है। चौथी बात, प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यानी कि हर लिगेंड के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो क्या करेगा। और पांचवी बात बोला है, यदि संकुल यौगिक में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह संकुल यौगिक अनुचुंबकीय होगा। एक बात ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोला है, यदि संकुल यौगिक में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें उस वाले संकुल को हम अनुचुंबकीय क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय का मतलब है पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। अभी निकालना सीखोगे, बस ये जान लेना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा। छठी बात बोला है, छठी बात, यदि संकुल में सभी उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या हो, युग्मित हो जाए। युग्मित का मतलब सब के सब पेयर होते जाएं, क्या हो जाते हैं, पेयर हो जाएं, तो उसे बोलेंगे क्या, प्रतिचुंबकीय, यानी कि डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक प्रकृति के होंगे। इसका मतलब यदि सभी के सभी युग्मित का मतलब देखो, कभी भी ये कक्षक हुआ, यदि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसे बोलते हैं अयुग्मित। क्या बोलते हैं, अयुग्मित, ठीक है। यदि ये कक्षक है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों उल्टी साइन में हो, एक ऊपर की दिशा में हो, एक नीचे की दिशा में, तो इसे बोलते हैं युग्मित। क्या बोलते हैं, युग्मित, ठीक है। यदि युग्मित होगा यानी इस कंडीशन में होगा तो उसे प्रतिचुंबकीय बोलेंगे, यदि इस कंडीशन में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय बोलेंगे। बात समझ गए। जब मैं संकरण निकालूंगा, इसका बनाऊंगा, तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। फिर एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा आपको, क्या करूंगा, एक एक पॉइंट को फिर से समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। जब नेक्स्ट आएगा तो वहां पे मैं इस चीज को समझाऊंगा। बस खत्म हो गया, चल भाई। ठीक है, चलो, तो इसका पीडीएफ मैं अभी अपलोड करा देता हूं आपको, ठीक है, ठीक है, बात समझ गए। इसका पीडीएफ मैं अभी अपलोड करा देता हूं, देख लेना, एक बार पढ़ लेना इस चीज को, फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। हाँ, बस कर रहे हैं आप, ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर कल इनका हम यूज टू कराएंगे आपसे, ठीक है, इनको फिर से पढ़ाएंगे, फिर से बताएंगे, एक एक शब्द का मतलब समझाएंगे। जब हम वहां पे आपको संकट निकाल के दिखाएंगे तो हाँ, पीडीएफ अभी मिल जाएगा आपको, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।